सेवक बनकर दिया देश को संदेश। लाल किले के भाषण में क्या रहा विशेष? किन जन अपेक्षाओं पर मोदी उतरे खड़े और कौन सी आकांक्षाएं अभी भी रह गई शेष? नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। एक दिन था जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए नकली लाल किले से लोगों को संबोधित कर रहे थे। कमोबेश वही नजारा एक बार फिर दिखा, लेकिन इस बार सब कुछ असली था, लाल किला भी और पीएम भी, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे और प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से पहले भाषण में ही नरेंद्र मोदी ने देश का दिल जीत लिया, यानी छा गए मोदी। आज दिन का सूरज उगा तो 68वें स्वतंत्रता दिवस के लिबास में लिपटा हुआ। पूरे देश की एक ललक और एक लालसा कि लाल किले से पढ़ा जाने वाला आज का भाषण कैसा होगा, उसमें भारत के लिए क्या होगा, भारत के लोगों के भविष्य के लिए क्या होगा। लेकिन आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की भीड़ के सामने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण, वो भी किसी ताजा हवा के झोंके की तरह था, जिसने कई परंपराओं को पीछे छोड़ दिया, नई परिपाटी को आगे करके। लोग भी एकटक होकर नए प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक सामने था। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देशवासियों से मुखातिब प्रधानमंत्री आज बुलेट प्रूफ पिंजरे में कैद नहीं थे। पहले से लिखा चंद पन्नों का भाषण भी नहीं था, संबोधन में सीधा संवाद था, यानी सब कुछ बदला हुआ था। परंपराएं बदली हुई, प्रथाएं बदली हुई, परिदृश्य भी बदला हुआ, और इस बदले हुए परिदृश्य में जो दृश्य था उसमें रोटी से लेकर बेटी तक की बात हुई। मेरा क्या, मुझे क्या की सोच गलत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए गांव का विकास, प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए हर नागरिक का बीमा, ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया बनाने पर जोर, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, बेटी बचाओ पर दिया जोर, किसानों और मजदूरों ने बनाया देश को। हथियार छोड़ो, हल उठाओ, खत्म होगा योजना आयोग। ये वो खाका था जो पीएम मोदी ने पेश किया। नीति के साथ नसीहत और काम के साथ कर्तव्य के अलावा आह्वान भी था कि मेड इन इंडिया कम मेक इन इंडिया। बातें तो और भी बहुत हुई, लेकिन जो बात जज्बात जगा गई वो यही थी कि सांप्रदायिकता और जातिवाद जहर हैं, छोड़ दीजिए। मैं देश के उन लोगों से आप आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए। दिन भर काम। बहरहाल पहली बार लाल किले से बोलते हुए पीएम मोदी ने तो पूरी महफिल ही लूट ली। 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कई मायनों में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा, यानी लाल किले की प्राचीर से छा गए मोदी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी का भाषण आज का भूगोल बना तो बाकी सब इतिहास बन गया। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आज बिग बुलेटिन में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना पहला भाषण दिया वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, या फिर उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। और इस चर्चा में मेरे साथ जयपुर स्टूडियो से जुड़ रहे लोकेश शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता। लोकेश जी, स्वागत है आपका।
इनके साथ सुमन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुमन जी, स्वागत है आपका। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत में अमिताभ जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, आज जो कुछ भी हुआ, जो हमने रिपोर्ट में दिखाया, कई सारी चीजें पहली बार हुई और उम्मीद के अनुरूप ही माना जा सकता है जो आज भाषण था नरेंद्र मोदी का। देखिए, मैं मोदी जी के भाषण पर सुबह से तमाम टेलीविजन चैनल्स पर चर्चा सुन रहा, सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणियों का सैलाब देख रहा हूं, या कहूं सुनामी देख रहा हूं। किसी को ऐतराज के उनका पगड़ी का रंग केसरिया क्यों था, किसी को ऐतराज उसमें पीछे हरा क्यों लगा था, नाना प्रकार की विचित्रताएं। किसी को ऐतराज आंकड़े कम थे भाषण में। अजब गजब देश है, अजब गजब ऐतराज है। सबको ऐतराज रखने का हक भी है। भाई, मोदी जी को वोट दिया है या ना भी दिया हो तो भी सरकार पर ऐतराज जताने का हक तो नागरिक के पास है। लेकिन मैं कुछ बातें जरूर साफ करूंगा। करीब 3 दशक बाद हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने यह सामर्थ्य जुटाई कि बिना बुलेट प्रूफ सुरक्षा के चारों तरफ कांच के घेरे के खड़े होकर बोल पाए। मैं हमेशा कहता था, हमारे बुजुर्ग नेता रहे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके साथ मेरा बड़ा संबंध रहा। उन्होंने एक बार बात कही थी कि अगर हम राजनेताओं को इतना भय लगता है तो हमको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जिस प्रधानमंत्री को इतना भय लगे कि जनता से सीधे संवाद करने में डर हो, इतनी पुलिस, इतनी फौज की मौजूदगी के बाद भी आसमान सील, चारों तरफ मिसाइलें तैनात, एयरफोर्स के विमान लाल किले की आकाशीय सीमा की सुरक्षा में तैनात, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पिंजरे में खड़े होते रहे। पहली बार देश और दुनिया को लगा कि कोई बोल रहा है। ये भारत का सामर्थ्य का चेहरा है, सवाल मोदी का नहीं। ये भारत की सामर्थ्य का है। 1.25 अरब देश का चेहरा ऐसा ही खड़ा होना चाहिए, लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री। और एक बात मैं कहूंगा, लोकेश जी की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, भले व्यक्ति थे, योग्य विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वो जब बोलते थे तो देश का उत्साह, देश की ऊर्जा, देश की सामर्थ्य को परिलक्षित नहीं करते थे। नायक के देह की भाषा में भी देश की सामर्थ्य अभिव्यक्त होनी चाहिए। मोदी ने वो काम किया। तीसरी, मोदी जी की जो आलोचना है, मैं उसी से संबंधित बातें सिर्फ कह रहा हूं, बाकी बहस के बाद कहूंगा। ये मानकर चलिए कि लाल किले का संबोधन बजट पर अभिभाषण नहीं होता। बजट का जो अभिभाषण होता है उसमें तमाम तकनीकी चीजें बताई गिनाई जाती हैं। लोग आज एक आलोचना यह भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक्शन प्लान नहीं बताए। तो मैंने एक मित्र से कहा कि एक्शन प्लान सरकारी दफ्तरों में बनता है और उसके अनाउंसमेंट की जगह पार्लियामेंट होती है, लाल किला नहीं। उसके अनाउंसमेंट, घोषणा की जगह संविधान के मुताबिक संसद है। ये तो देश से संवाद होता है। लाल किले से आप देश से बात करते हैं। उसका जो मैकेनिज्म है, वो दिशा कैसे तय होगी, वो मैकेनिज्म तो फिर बाद में तय होता है। और उसके अनाउंसमेंट की जगह संसद है, यह सरकारी गजट है। लाल किले की प्राचीर पर गजट नहीं छपता। इसलिए प्रधानमंत्री से अपेक्षा मत रखिए कि वो वैसी बात वहां बोले। एक आलोचना में मोदी जी की देख रहा हूं, लोगों ने कहा कि भाई योजना आयोग को भंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी चाहते हैं कि सारे निर्णय उनके पास आ जाएं। यह आलोचना आई। कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा, मनीष तिवारी जी ने कहा। मनीष तिवारी तो यहां नहीं, लोकेश जी है, उसी कुल गोत्र के हैं। मैं इनसे जरूर कहूंगा, आपको याद रखना चाहिए, आपके बड़े नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बेटे राजीव जी ने मालूम क्या कहा था? उन्होंने योजना आयोग को बंच ऑफ जोकर्स कहा था, यानी मस्खरेओं का समूह, झुंड। अगर योजना आयोग भारत के मौजूदा समय के साथ तालमेल नहीं मिला सकता तो उसको जाना चाहिए। अगर मोंटेक सिंह आलूवालिया ने 35 लाख का शौचालय बना लिया अपने लिए, अगर इसलिए योजना आयोग चले तो उसको जाना चाहिए। जिस योजना आयोग में 32 रुपया कमाने वाले को रईस मान लिया जाए, उस योजना आयोग को भी जाना चाहिए। नई व्यवस्था आनी चाहिए। मुझे लगता है ये मूल बातें हैं जो मेरी समझ में आई। बाकी विद्वान साथी हैं दोनों पार्टियों के, वो रोशनी डालेंगे।
लोकेश जी, आप ही के पास पहले आऊंगा, फिर सुमन शर्मा जी के पास जाऊंगा। लोकेश जी, आखिरकार आज जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, आखिरकार उसमें खामियां कहां हैं? क्योंकि वो तो एक तरीका था, देश की जनता से संवाद कर रहे थे, फिर उसमें मीन मेख निकालने की कहां से बात आ गई? देखिए, यहाँ मीन मेख निकालने जैसी कोई बात नहीं है जी। जब हम बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, वो भी लाल किले की प्राचीर से हो रहा है, और आज के दिन उन्होंने अगर कोई पुरानी परंपराओं को तोड़ा है और पुरानी परंपराओं में परिवर्तन लेकर आए हैं वो, तो ये अच्छी बात है कि वो नई परंपराएं डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अगर एक व्यक्ति संदेश देता है, तो सिर्फ 125 करोड़ भारतीय ही नहीं, पूरा विश्व उस संदेश को सुनता है। और उस वक्त उन्हें अपने राष्ट्र को किस तरीके से परीक्षित करना है, ये वहां जताना होता है। सिर्फ 125 करोड़ भारतीयों की बात नहीं होती है, उस वक्त यह भी कहा जाता है कि इस देश के ऊपर अगर किसी भी प्रकार से आंख उठाकर देखा गया तो हमारा देश किस तरीके से जवाब देगा। आप लगातार बात करते आए, आपने चुनावों से पहले जो बातें कही थी, बजट भाषण में जो बातें कही थी और आज के भाषण में जो बातें कही, उनमें कितना अंतर इस देश की जनता ने देखा वो भी हमें पता लग रहा है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता का सवाल आता है, उस वक्त वो क्यों चुप्पी धारण करते हैं? उन्होंने आज ये क्यों नहीं कहा कि जब वो लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि इस राष्ट्र की सीमाओं पर पाकिस्तान किस तरीके से हमारे देश के जवानों का सर काट कर ले जाता है, आज उन्होंने उस बात के लिए क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों उस राष्ट्र लोकेश भाई, आपकी आपत्ति आई, आपकी आपत्ति समझ आई, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसियों पर टिप्पणी क्यों नहीं आई नरेंद्र मोदी की? सुमन शर्मा, इसी विषय को रिप्लाई करिए। जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपको जी थैंक यू। कल रात मुझे नींद नहीं आई अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगी। मेरे मन में भी एक आम भारतीय के नाते रात भर मैं सोचती रही कि नरेंद्र मोदी जी उस प्राचीर लाल किले से क्या बोलेंगे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, एक आम भारतीय के नाते। लेकिन जब सुबह उनके भाषण को सुना तो मुझे सुकून मिला कि मैं आजाद भारत में जी रही हूं। जो देश का प्रधानमंत्री या देश का मुखिया है, वो डरा डरपोक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। जिस बुलेट प्रूफ की आप बात जिक्र कर रहे थे, आपने भी उसको महसूस किया। उसने हमें घर बैठे हुए 125 करोड़ भारतीयों को ये मैसेज दिया कि भारत अब कमजोर नहीं है, देश का प्रधानमंत्री डरपोक नहीं है। उससे मेरा हिम्मत बढ़ा, मेरे साथ हजारों लोगों की हिम्मत बढ़ी। और ये अभी लोकेश जी कह रहे थे, बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोल सकती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का नहीं बल्कि पूरे देश विश्व में संदेश दिया कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। हमने आजादी के बाद आंखें खोली, हमने उस बीमार भारत को नहीं देखा, लेकिन पिछले 10 साल में जिस बीमार भारत को मैंने देखा था, उसको आज मैंने स्वस्थ होते देखा अपनी आंखों से, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद है कि वो दीर्घायु बने और उस भारत को जो हम लोग देखना चाहते हैं वो हमें दिखाएं। दूसरी बात, जो लोकेश जी कह रहे थे कि वो वहां से क्या बोले, उनको भारत की नीति बतानी चाहिए थी, विदेश नीति बतानी चाहिए थी, विश्व। अरे आपके गृह मंत्री और विदेश नीति की बात नहीं की। आप बता, विदेश नीति तो होती है, सुरक्षा नीति क्या होती है? जब लगातार आप उस मुद्दे को उठाते आए हैं, आज उस बारे में कुछ नहीं कहा आपने। सुन तो लीजिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में मैं ये कहूं कि ये नहीं है कि देश में जब बॉम्ब ब्लास्ट हो तो देश के हमारे गृह मंत्री कपड़े बदल बदल के दौरे करें। ये काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं। आपके यहां से जो लीकेज हुई थी, जब आपकी यूपीए सरकार थी, देश की वो नीति लीक हो गई थी जो हमारे दुश्मनों को मजबूत करने की। मैं वो याद आपको शायद अमिताभ जी होगा कि जो इनके गृह मंत्री थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया था, इनके प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारे जितने भी जवान थे और जितने भी सेना के लोग थे वो सब दुखी हुए थे कि देश के प्रधानमंत्री को ये बात लीक नहीं करनी चाहिए थी, देश के गृह मंत्री को लीक नहीं करनी चाहिए थी। तो वहां इसकी आवश्यकता नहीं है, हम करके दिखाएंगे। सपने तो हजारों प्रधानमंत्री दे के हमें गए, किसी ने पूरा किया, योजनाएं हजारों देके गए, गरीबी की बात हजारों बार की गई, लेकिन गरीबी मिटी नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबी की बात नहीं की। एक बात सुमन जी, देखा, ठीक है सुमन जी, एक बात मैं जरूर कहूं, क्योंकि मसला केवल बीजेपी के लिए नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी ना तो स्वयंसेवक है,
ना नरेंद्र मोदी बीजेपी है मेरे लिए। आज वो भारत जी, का बिल्कुल चेहरा सही। है। जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे वो मेरे लिए भारत का चेहरा रहेंगे। जैसे 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी तमाम असहमतियों के बाद भी बिल्कुल। मेरे लिए फेस ऑफ इंडिया थे, भारत का चेहरा। जी, जी। अगर कोई व्यक्ति हो सकता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री ही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अन्यथा दूसरे अर्थों में बहुत लोग चेहरे हैं, लता मंगेशकर जी एक चेहरा है, बहुत सारे लोग, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर कोई चेहरा है तो वो भारत का प्रधानमंत्री। लोकेश जी ने जो बात कही वो भारत के प्रधानमंत्री की मर्यादा पर सवाल है, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। भाजपा अपने स्तर पर देगी उत्तर, लेकिन एक नागरिक के नाते मैं जरूर कहूंगा, लोकेश जी आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बहुत संवेदनशील इलाके में थे जी। उन्होंने आर्मी के कमांडर्स को संबोधित किया था, वो भी दुनिया ने सुना था। ओबामा भी जब कोई बड़ी बात बोलते हैं तो पेंटागन में जाके बोलते हैं, दुनिया उसको गौर से सुनती है, वो रक्षा मंत्रालय है, वहां से सुरक्षा की कमान चलती है। प्रधानमंत्री ने वहां जो कहा था वो दुनिया ने सुना था, उस पर गौर भी किया था, और आपको शायद स्मरण होगा, ये नहीं है तो स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि आज मसला केवल कांग्रेस भाजपा का नहीं, ये भारत का मसला है। आज के दिन पाकिस्तान ने कहा था कि हमें भारत के प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम तो बेहतर रिश्ते चाहते हैं मोदी सरकार से, वो इतनी तीखी बात कर रहे हैं। तो तीखी बात कही थी। और अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिनमें आमने सामने लड़ने की सामर्थ्य नहीं बची वो छत में युद्ध करके लड़ना चाहते हैं भारत से। अतीत उनको देखना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान विभाजित हो गया था, बोले थे वही बात आज रिपीट करते तो हो सकता है मनीष तिवारी जी ये कहते प्रधानमंत्री युद्धोन्माद भड़का रहे हैं, ये भाजपा की नीति है। चूंकि वो महंगाई को काबू में नहीं कर पाए इसलिए वो पाकिस्तान की ओर उन्होंने फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की। आलोचना के लिए आलोचना 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं होनी चाहिए। अमिताभ जी मैं एक बात कहता हूं जी, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि आलोचना के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है जी। और आप क्योंकि बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, मुझे एक बात बताइए कि जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है और उस लाल किले की प्राचीर से जो एक ऐसा मुकाम है जहां का संदेश या जहां का एक एक शब्द विश्व में प्रसारित होता है, ठीक है, तो जो बातें सदन में भी कही जा सकती थी, चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो या आदर्श ग्राम बनाने की बात हो, उनको हम बात कर सकते हैं लाल किले की प्राचीर से, लेकिन जो देश की अस्मिता का सवाल है उस पर हम शब्द नहीं बोलेंगे। लोकेश जी, कहने का नहीं, मतलब ये लोकेश नहीं है। जी, मैं लोकेश देखिए अमिताभ जी, मैं मैं ये बताती नहीं हूं कहना उनको। चाह रहा हूं कि उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा था। कारगिल का मुद्दा अलग था, कारगिल वो गए और उन्होंने जो कहा वो भी हमें पता है। अमिताभ और जी, उसी एक बात तरीके बोलना से चाहूंगी, इसी सुरक्षा तरीके के से लिए जब चिंतित उन्होंने मेरे दूसरी कांग्रेस जगह के बात जो कही मित्र हैं, कि आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते, वो भी हमने सुना। लेकिन जिस दिन पर आप इतनी तालियां बटोर रहे हैं लगातार, आपका अंदाज बेहद अच्छा हो सकता है, आपकी शैली बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि जनता आपको तालियों से नवाजे, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम इस राष्ट्र का नेतृत्व उस जगह से खड़े होकर बोलता हुआ सुन रहे हैं, उसकी बातें सीधे तौर पर यानी अंदरूनी बातें सिर्फ नहीं बताई जा सकती। नहीं, वहां से अमिताभ जी, मैं पूरे लोकेश जी विश्व को के जवाब लिए दूंगी। आपका जो संदेश है वो तो आप वहां खड़े होकर लोकेश जी, बताएंगे। नहीं, यानी लोकेश जी, सवा ना लोकेश जी, इसमें एक बात सुन लिए, एक मिनट सुमन जी, 1 मिनट। ठीक, आप लोग अतीत से ना तो याद रखते हैं, ना उससे जानबूझ के कुछ सीखना समझना चाहते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, शायद ऐसी घटनाएं जयपुर तक पहुंचती भी नहीं होंगी, दूरी भी है दिल्ली जयपुर में। यूपीए की सरकार थी, अमेरिका के एक बड़े हैसियतदार आए तो राष्ट्रपति भवन के बुर्ज पर अमेरिका की सिक्योरिटी के लोग चढ़ गए। मैंने तब कहा था ये भारत के माथे पर लात रख के सिपाही खड़ा हो गया अमेरिका का, उसको रोका जाना चाहिए था। नहीं, आपको याद है, भारत के मान को ध्यान में रखिए, कांग्रेस भाजपा आती जाती रहेंगी। मैंने 25 बरस में, लोकेश शर्मा जी, 25 बरस में पहली बार ये देखा कि अमेरिका के किसी मंत्री से भारत का कोई मंत्री आंख में आंख डालकर ये कहे कि ये चीजें हमको नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। और ये मंत्री ही कहता, ये लोग बोलते तो मैं मानता झूठ भी बोल दिए होंगे। उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मंत्री ने कहा, जहां वो मंत्री बैठा हुआ था, जॉन केरी,
वो खंडन कर सकते थे, समर्थ देश का प्रधानमंत्री था। इसका मतलब ऐसी हिम्मत, मैंने हैदराबाद हाउस में होने वाली सारी ऐसी बहुत द्विपक्षीय वार्ताएं कवर की हैं। कांग्रेस के मंत्री भी मैंने देखे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी मैंने देखे। अमेरिका के चपरासी से भी आंख में आंख मिलाने का साहस भारत के नेतृत्व में नहीं रहा। मैंने देखा है, कम से कम पहली बार ये तो भारत ने बोला। मैं क्रेडिट भाजपा को नहीं देना चाहता, भारत को श्रेय है। अपमानित भी भारत हुआ था, कांग्रेस अपमानित थोड़ी नहीं हुई थी जब राष्ट्रपति भवन के बुर्ज पर सिपाही चढ़ गया अमेरिका का। भारत के माथे पर खड़ा होगा आदमी। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा तो है, हमारा सम्मान तो है। कहां थी सरकार? आप 24 अकबर रोड में उनको भारत, आप कांग्रेस के झंडे के ऊपर खड़ा कर दीजिए, मुझे ऐतराज नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति भवन का वो बुर्ज जो काले पत्थर से बना है, वो भारत की अस्मिता का प्रतीक था। आज वो सवाल हम उठाएंगे। और दूसरी बात, एक ध्यान रखिए, दुनिया के जितने भी बड़े मुल्कों ने बड़े ऑपरेशंस जितने भी किए सुरक्षा से जुड़े, उनका कभी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ क्या? यही मैं कभी होता है क्या? उनके लिए जनता का जगह होती है क्या? नहीं होती है, नहीं होती है, कभी नहीं होती है। इवन पार्लियामेंट में भी नहीं उनके अनाउंसमेंट होते हैं। हो जाने के बाद पार्लियामेंट में वक्तव्य आता है। ये सब चीजें हमको आज ध्यान रखनी चाहिए। भारत की प्रतिक्रियाएं भी विश्व सुन रहा है। मैं कहना चाहूंगी अमिताभ जी, मैं लोकेश जी को बहुत ही आदर पूर्वक ये कहना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री ने जो एक संदेश दिया, वो शायद समझने की कोशिश हमारे मित्र नहीं कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ में नहीं होना, ये पूरे विश्व को संदेश था, पड़ोसी देश को संदेश था कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत अब संगठित है। इतना बड़ा संदेश उसमें छुपा हुआ है, ये समझ नहीं रहे। रक्षा और सुरक्षा का ही वो संदेश है कि भारत अब वो भारत नहीं है कि कोई भी आंख उठा के देख ले तो कुछ यहाँ सब चीज बर्दाश्त हो जाएगा। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। और आपने उस बात को कोट किया कि योजनाएं खोली नहीं जाती हैं, अपनी जो विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो उसको सीक्रेसी के साथ मेंटेन की जाती है, जिसे ओबामा ने किया। नहीं तो लादेन मारा ही नहीं जाता। हमारे जैसे जो घोषणावीर हैं, अगर वो बोल देते तो लादेन आज देश में कहीं मारा नहीं जाता, कहीं छुपा मिलता। तो ये समझा कीजिए। और एक बहुत बड़ी बात जो मुझे बहुत छूती है देश के प्रधानमंत्री के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि एक देश के मिट्टी में रंगा हुआ सपूत देश के लाल किले पे पहुंचा, जो देश के दर्द को समझता है, देश की भावनाओं को समझता है। वो ऊंची ऊंची बातें नहीं करता है, वो लोगों की जो रोज की समस्या है वो सफाई की बात करता है। हो सकता है ये कहेंगे ये तो पार्षदों का काम है, ये देश का प्रधानमंत्री क्यों बोल रहा है, क्यों गंगा सफाई की बात करता है, क्यों गांधी जी की जयंती पे वो सफाई अभियान शुरू करने की बात कर। ये प्रधानमंत्री की डिग्निटी आज तक तो नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश की मिट्टी से गया है, देश की भावनाओं को समझता है, बेटी की बात करता है, किसानों की बात करता है, रोटी की बात करता है। और ये इन लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ बात करता है, बात नहीं करता, करके दिखाता है। ये रहने दो, 2.5 महीने में आप देख रहे हो कि देश का स्वाभिमान कहां से कहां पहुंचा है। लोकेश जी हम खड़े हो गए हैं, विश्व के लोग हमारे ओर फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ठीक है सुमन जी, भारत में जो इतना चैलेंज, सुमन शर्मा जी, लोकेश जी मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहा है कि आइए। और सुमन जी सवाल सुन लीजिए, सुमन जी सवाल सुन लीजिए, पड़ोसी देशों को छोड़े थे, नेपाल आज तक सुमन शर्मा जी सवाल सुन लीजिए। ये प्रधानमंत्री हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी संभाल रहे हैं। पहले अच्छी बात है नहीं, जो कितने सालों पाकिस्तान को संभाल लिया, उसकी प्रशंसा हो रही है। सुमन शर्मा जी उसकी प्रशंसा हो रही है, अपने बयान से बता दिया। सुमन शर्मा जी उसकी प्रशंसा हो रही है। लोकेश जी बताइए, जब परिपाटी बदल रही है, परिपाटी बदल रही है, आप विपक्ष में है, परिपाटी बदली, कई सारी चीजें देखने को मिली है कि मानसिकताएं बदल रही है, फिर आप आलोचना करने में इतने मशगूल क्यों हो जाते हैं कि उन कोई अच्छी चीजें भी आ रही तो उसको आप सराह सकते हैं, भले आप विपक्ष में हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो परिपाटी क्यों नहीं बदल रही है? देखिए धर्मराज जी, आलोचना नहीं की जाती है, लेकिन जब सवाल उठता है कि सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती हैं, तो उस पे तो हमारा बोलना बातें नहीं की जाती, कि बातें नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा आजादी के समय में ये देश 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था का देश था, आज 102 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का देश कैसे बन गया? ये बीमारी, ये देश कैसे बन गया? ये लगातार कह रहे हैं कि बीमार देश था। 10 साल से हम देख रहे हैं
तो ये 102 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का देश कैसे बना? ये इन लोगों ने बनाया। विकास एक सतत प्रक्रिया है। चलिए हमारा वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म नहीं होगा। लोकेश जी हमारा वक्त ही खत्म हो गया। नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। वक्त हमारा खत्म हो गया, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी नहीं, वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। अरे लोकेश नहीं, जी, देखिए ठीक है, धर्मराज जी, ठीक है। इन्होंने आज जो रोड सर हो गया, सर वक्त खत्म हो गया। लोकेश जी मोदी जी ने लाल किले की शर्मा जी, प्राचीर से सुमन जी, 70 साल की बात की। लोकेश जी, लोकेश जी, समय समय, सुमन जी, समय, लोकेश जी, सुमन जी, हो गया, खाली हुआ। ठीक है सुमन जी, आ गई आपकी बात। लोकेश भाई, संसद में प्रधानमंत्री बोले या देश के सामने संवाद करे, उस वक्त ये बात कहना मुझे हमेशा से हास्यास्पद लगी। इंदिरा जी के समय से तो मैं खुद ही देख रहा हूं पत्रकार के नाते कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो, भाषण देते समय करके कैसे दिखा देंगे? मुझे ऐसा जादू बताओ कि इधर बोले और उधर हो जाए। ऐसा कोई काला जादू किसी दुनिया में तो बना नहीं, ओबामा के पास भी नहीं है, भारत में कहां से आ जाएगा? कैसे बात बोल रहे हो भाई? अभी कितना दिन हुआ? 60 दिन, 70 दिन, कितने दिन हो गए? 10 साल में क्या हुआ वो सवाल उठाए तो ऐतराज, और 60 दिन में बोले केवल बातें कर रहे हैं। अरे अभी तो बहू घर आई है मालिक, अभी देखो तो, अभी तो डोली से उतरी है, मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं हुई, बोले बहू बेकार है, हम जान गए। अरे आप अंतर्यामी हो प्रभु, कैसे जान गए? नहीं नहीं नहीं, इस देश के भैया आप सुन लो, नहीं ये तर्कपूर्ण बात करो। लोकेश जी, आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आपसे यह जरूर आग्रह करूंगा तर्कपूर्ण बात हो। या तो इस देश की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आप सवाल उठा रहे हैं। अगर 282 लोग चुन के भेजे हैं इस मुल्क ने, तो इस देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर तो हमको भरोसा रखना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक ये असफल ना हो जाए। और सफलता असफलता नापने के लिए एक समय तय होगा। आपको याद है जब इंदिरा जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो क्या स्थिति थी और कितने समय बाद स्थिति में सुधार ला पाई थी? इतिहास देखिएगा तो पता लगेगा। जवाहरलाल जी के अंतिम समय का कार्यकाल कैसा था, इतिहास पढ़िएगा तो पता लगेगा। मथाई साहब की किताब है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की, उसको पढ़िए। कैसे भारत विचित्र स्थितियों में फंस गया था जवाहरलाल जी जैसे चमत्कारी नेतृत्व में। तो उनको खारिज कर दो, कह दो जवाहरलाल जी के पास का कुछ नहीं था। नहीं होता ऐसा, समय तो देना ही होगा। हम मनमोहन सिंह का मूल्यांकन हमने तब किया जब उनकी पहली सरकार के 3.5 साल बीत गए तो हमने बोलना शुरू किया। फिर दूसरी सरकार आई, फिर 3 साल तक समय दिया, फिर बोलना शुरू किया। कम से कम इतनी ईमानदारी तो हम भारत के लोगों को रखनी चाहिए। नहीं, जनता क्या तस्वीर आपके बारे में बनाएगी? बहू उतरी नहीं, बोले मैं जान गया इसकी शक्ल देख के ये सास ससुर को दुख देगी। अरे आप कैसे जान गए भाई? अभी तो बहू ने सास ससुर के साथ व्यवहार ही नहीं किया, कोई मिली नहीं, सास को देखा ही नहीं। और कोई बुढ़िया जो है वो खाट पे बैठी है और खांस रही हो, करी ना हम जान गए बेटा ये बहू अच्छी नहीं आए। ये भाव बदलो, दुनिया कहां पहुंच गई, हम लोग कहां फंसे हैं। मुझे 2 बात अच्छी लगी। डिजिटल इंडिया बनाएंगे, एक धुरी, ये देखो लोकेश जी, कई बार देखने के लिए चश्मा बदल भी लिया करो आप सब लोग। एक धुरी देखिए, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। मेरी प्रसन्नता भारत के लिए है, भाजपा के लिए नहीं। भाजपा वाले भाजपा के लिए प्रसन्न होंगे, वोट मिले नहीं मिले, मैं तो भारत के लिए प्रसन्न होता हूं, कोई प्रधानमंत्री हो। डिजिटल इंडिया बनाएंगे, वो समझ एक ही आदमी में हो, और दूसरी समझ ये भी हो, एटा इटावा फर्रुखाबाद से लेकर झुंझुनू झालावाड़ तक जो खेतों में जो पटरियों के किनारे महिलाएं शौच कर रही हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका स्वास्थ्य, ये रेंज देखिए, रेंज जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूं, ये रेंज बड़ी चीज है। या तो आदमी शौचालय की बात कर लेता या डिजिटल इंडिया की बात कर लेता। दोनों की बात करना बड़ी बात है। बैलगाड़ी और सुपरसोनिक विमान दोनों की एक साथ लेके चलना, यही भारत में संभव, यही भारत में होना चाहिए। भारत में एक भी चीज को छोड़कर एक तरफ 21वीं और 22वीं सदी की ओर जाने की यात्रा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ उन हिस्सों में झांक कर देखना चाहिए सरकारों को जो आज भी 18वीं शताब्दी में रह रही हैं। पता नहीं आप लोगों ने देश कितना घूमा है, अवसर आपको मिला कि नहीं मिला। मुझे भगवान की दया से अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अबूझमाड़, लोकेश जी, सुमन जी, वहां आज भी आदिवासी कपड़े नहीं पहनते, आपको पता है। 2014 में भी गाड़ी की हेडलाइट
चमकती है तो जंगल में भाग जाते हैं। आज भी एक तरफ दिल्ली, मुंबई और जयपुर भी है भारत में, और एक तरफ अबूझमाड़ भी है। ट्रेन से आप लोग गुजरते हैं, देखते हैं सुबह के टाइम भारत की कितनी बड़ी आधी आबादी पटरी के किनारे बैठी होती है। यह हमारे लिए चिंता का और शर्म का विषय नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि यह काम छोटा था, तो छोटे लोगों ने करके क्यों नहीं दिखा दिया? देश भर के पार्षदों ने क्यों नहीं कर लिया? विधायकों ने क्यों नहीं कर लिया? राज्य सरकारों ने क्यों नहीं कर लिया? क्यों नहीं हुआ? एक आपत्ति मैंने सुना कि प्रधान सेवक पर भी मैंने आपत्ति सुनी, एक शब्द पर, यहां नहीं आई लेकिन बहस में आ रही है। उस पर मैं एक बात कहूं, मेरी नजर में इस देश का सबसे बड़ा राजनेता था गांधी। उससे बड़ा राजनेता कोई हुआ नहीं। गांधी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू से और पटेल से कि आप सेवक चुने गए हैं, राजा नहीं, मालिक नहीं। और गांधी ने ट्रस्टीशिप का एक सिद्धांत दिया था, उस पर एक पूरी बुकलेट लिखी थी। हरिजन में उन्होंने लेख छापे थे अपने, उनको पढ़ेंगे तो पता लगेगा। उन्होंने कहा था कि हद से हद आप अपने को ट्रस्टी मान सकते हैं, अगर सेवक मानने में हक तलपी हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। जिल्ले इलाही नहीं हो सकता कोई भारत में। अगर यह बात बोल दी तो कोई बुरी बात है, कोई गलत बात बोल दी क्या? इस पर भी आपत्ति। हमारी आपत्तियां ऐसी हो कि उन पर दुनिया हंसे नहीं। मेरा निवेदन इतना है। कल 16 अगस्त आ जाएगी, फिर भाजपा कांग्रेस का खेल शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज रात 12 बजे तक कम से कम 15 अगस्त की मर्यादा का पालन देश में हो, यह सुखद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, चर्चा में अभी बस इतना ही। सुमन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।